Hello student, welcome back to your own channel Simplified Chemistry. In today's session student, we are going to discuss our solution of JEE 2020 January 7 shift 2 evening shift. We have already discussed about the shift 1, so quickly join the session. Please write your name fast and then we will start our session. Still we have few minutes. Everyone please join. So we will solve this whole paper with our full concept. So understand it properly. Understand it properly. We will solve this with the full concepts. Clear? Okay. So still we are waiting for 10 seconds, then we will start. So let's wait for another 10 seconds. So students please join. Okay students, so let us start with our first question. Welcome all of you. Good morning. Let us start. Okay, so here it is given that among the statements A, B, C, D, the incorrect ones are. A, B, C, D में से incorrect कौन है ये find करना है. First दिया गया है हमें octahedral CO3 complexes with strong field ligand have very high magnetic moment. इट मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है. कैसे कॉम्प्लेक्सेस है? ऑक्टाहेड्रल. ओके, एंड CO+3 है. तो अभी CO27 होगा, तो जनरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है? Ar4s2 3d7 होता है. अभी CO+3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो एक 2 4s में से जाएंगे, एक 3d में से जाएगा. तो इधर क्या मिलेगा हमें? 3d6 4s0 मिलेगा. तो 3d6 है एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अभी डी में, बहुत ध्यान से देख लेना. तो ये होता है हमारा डी. तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन को पैर करेगा कौन? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पैरिंग करेगा. तो इट मीन्स इधर तो म्यू क्या आने वाला है? 0 आने वाला है यार. म्यू क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि पैर हो जाएगा. कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मिलने नहीं वाला है, 0 है. तो इधर तो कहाँ से मैग्नेटिक मोमेंटम बढ़ने वाली है? तो ये तो स्टेटमेंट हो गया बच्चों गलत. समझ में आ गया ना? बहुत आसान है. अभी बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की. उन्होंने क्या बताया कि डेल्टा 0 लेस देन पी है. सो द डी इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन ऑफ CO+3 इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज T2G4 Eg2. तो आपको पता है CO+3 में 3d6 होता है, तो उसको ऐसे भी लिखा जाता है. ये होता है हमारा T2G एंड ये होता है Eg. अभी डेल्टा 0 लेस देन P का मीनिंग क्या होता है? डेल्टा 0 लेस देन P का मीनिंग क्या होता है? कि ये वीक फील्ड लिगेंड है. कौन सा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड. तो जो भी वीक फील्ड लिगेंड होगा बच्चों, तो पैरिंग नहीं हो पाएगा. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का पैरिंग नहीं हो पाएगा. तो कैसे अरेंज होगा? सब में एक एक पहले पता है ना, 1 2 3 4 5 एंड फिर बाद में 6 इधर. तो आप देखोगे तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बनता है? तो भाई बनता है T2G4. T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है एंड Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो ये बना T2G4 Eg2. तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इधर भी T2G4 Eg2 दिया गया है. अभी थर्ड देखते हैं, चेक करते हैं करेक्ट है कि इनकरेक्ट है. कि वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय कॉम्प्लेक्स COEN3+3 इज लोअर देन COF6 3-. कि ये जितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ये COF6 3- ज़्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ये कम करती है. वो कैसे पता चलेगा? तो बच्चों पता चलता है एनर्जी से. E इज इक्वल टू hc/λ हमने पढ़ा था. तो एनर्जी एंड लैम्बडा एक दूसरे के क्या होता है? वेवलेंथ है ना, लैम्बडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो लैम्बडा कम होगा, अगर एनर्जी कम होगी तो लैम्बडा क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो हम सिंपल कह सकते हैं इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा? En है, एंड F हमारा कौन सा है? वीक फील्ड लिगेंड है. तो आप सिंपल कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो उसकी लैम्बडा कम होगी. एंड वीक फील्ड लिगेंड है, उसकी एनर्जी कम होगी, तो उसकी लैम्बडा ज़्यादा होगी. तो ये ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये कम. तो ये भी यही बताया गया है सी ऑप्शन में, तो ये सही है. अभी डी ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों. ठीक है, क्लियर करें. चलो डी ऑप्शन की बात करना है हमें.
ओके चलो डी ऑप्शन में क्या लिखा है, डेल्टा 0 फॉर डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑफ CO3 इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स and delta T for its tetrahedral complex with the same ligand will be 16,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बच्चों हमें पता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए ये पता है ना 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है डेल्टा ओ, तो हमें पता है इसका रिलेशन क्या होता है, तो ये उसका रिलेशन होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 इंटू डेल्टा ओ। क्लियर। बट बच्चों ये टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए है एंड ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दोनों ये कब पॉसिबल है, ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, जब दोनों के अंदर ऑक्टाहेड्रल एज वेल एज टेट्राहेड्रल के अंदर सेंट्रल मेटल एटम सेम हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, प्लस लिगेंड भी सेम हो, तभी लगा सकते हैं। तो इधर क्या दिया है CO3, इधर भी CO3 दिया है, इट मीन्स सेंट्रल मेटल एटम सेम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 है, इधर भी 3 है। अभी इधर लिखा है द सेम लिगेंड, आप देख सकते हो क्या लिखा है, मैं सर्कल कर देता हूँ, सेम लिगेंड विल बी 16,000 सेंटीमीटर इनवर्स। अभी आप ही बताओ बच्चों, क्लियर, आप इसको वैल्यू रखोगे 4/9 इंटू इधर क्या है 18,000, तो आपको क्या मिलेगा, वो 8,000 मिलेगा ना, यस और नो, 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स जितना मिलेगा। इधर तो आपको कितना दिया है बच्चों 16,000 सेंटीमीटर इनवर्स, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए एंड डी हमारा गलत है, तो हमें क्या फाइंड करना है, कौन से इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ए एंड डी, तो हमारा आंसर आएगा बी, बी हमारा आंसर होगा। बच्चों लॉजिकल है, आप कह सकते हो शिफ्ट 1 से शिफ्ट 2 का पेपर जो है वो हार्ड नहीं है, इंटरेस्टिंग है, कह सकते हो हार्ड नहीं है बट इंटरेस्टिंग ज़रूर है। क्लियर, ओके, समझ में आ गया बच्चों। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या दिया गया है बच्चों, तो आपको बी फाइंड करना है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से उसको देख लेना। तो पहले आपके पास क्या है, NH2 है, एनिलीन है, एंड पैरा पोजीशन पे CH3 मिथाइल है। अभी आप उसका AC2O मैंने बच्चों बताया था, AC2O को क्या कहते हैं, AC2O को कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या है बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड। एंड मैंने आपको बताया था कि एसिटिक एनहाइड्राइड रिएजेंट आता ही है जनरली JEE में, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड आता ही है। एंड आपको पता है NH2 है, उसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसाइलेशन होता है बच्चों, क्या होता है, एसाइलेशन होता है, हमने एमाइंस में देखा था। एंड इसका जब एसाइलेशन होगा तब क्या मिलेगा, तो तब हम कह सकते हैं NH2 की जगह पे NHCOCH3 आ जाएगा, एंड इधर तो CH3 वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, पता है ना, एसिटिनिलाइड बन जाता है NH2 में का एसाइलेशन करे तो NHCOCH3 बन जाता है एसाइलेशन में। क्लियर, ये हमें पता है। ओके, तो अभी ये ए तो पता चल गया कि पैरा मिथाइल एसिटिनिलाइड बन गया। अभी उसका हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों, Br2 के साथ एंड ACOH के प्रेजेंस में किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, आप सिंपल कह सकते हो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, Br2 के साथ, एंड ACOH है इधर बच्चों। बहुत ही ध्यान से देख लो ACOH। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अभी क्या होगा, तो अभी आप देख सकते हो इसमें आराम से आप देख सकते हो कि भाई इधर रिएक्टिविटी इसकी क्या हो गई, कम हो गई। NH2 की जो रिएक्टिविटी थी उससे NHCOCH3 की बनने के बाद उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, पार्शियली डीएक्टिवेट हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उसके हिसाब से ये रिएक्शन होता, बट इधर क्या होता है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्लियर, ओके, बहुत ध्यान रखना, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी जब आप Br2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो ACOH, इट मीन्स ये ब्रोमीन आएगा। अभी ब्रोमीन कहाँ पे आएगा, तो इधर CH3 ग्रुप भी है एंड NHCOCH3 ग्रुप भी है। क्लियर, तो CH3 ग्रुप इधर क्या शो करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, इधर इंडक्टिव पॉजिटिव आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, एंड NHCOCO3 क्या शो करेगा, +M प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा।
तो इन दोनों में किसका रिएक्टिविटी मीन ज़्यादा होगा? तो आप कह सकते हो NHCOCH3 का रिएक्टिविटी CH3 से ज़्यादा होगा। तो अभी ब्रोमिनेशन होगा Br2ACOH के साथ, तो वो हमारा जो ब्रोमिनेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में अटैच होगा? तो NHCOCH3 के रिस्पेक्ट में अटैच होगा। एंड NHCOCH3 जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये Br ऑर्थो पे आएगा। या तो इधर भी लिख सकते हो या तो इधर भी लिख सकते हो। तो अभी मैं नीचे ही दूसरा रिएक्शन, मेन रिएक्शन बता देता हूँ। इधर फिर से बता रहा हूँ क्या होता है, आपको बहुत ध्यान से, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसके लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो NHCOCH3 BrCH3 बनेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये प्लस M शो करता है, ये प्लस H एंड प्लस I दोनों शो करता है। अभी आपको प्लस M क्या है, प्लस H प्लस I, बच्चों इसलिए इसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है, आप प्लीज़ उसे जाके डिटेल में पढ़िए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने वाला ही है एंड आता ही है। इट मीन्स वो कंसेप्ट का क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक में उसके बिना कुछ नहीं है। प्लस M प्लस I माइनस I, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो सारे वीडियोस मैंने जो बनाया देखिए, तो ऑर्गेनिक सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर? तो आप कह सकते हो भी इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, NHCOCH3 CH2Br? नहीं, CH3 रहेगा ये, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन आएगा। फिर से बता रहा हूँ, NH2 का एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसाइलेशन NHCOCH3 बन गया, CH3। अगर NH2 ही होता तो दोनों जगह पे क्या आ जाता, Br आ जाता। अगर NH2 का ही रिएक्शन मैं Br2SeOH के साथ करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो दोनों जगह पे Br आ जाता। क्लियर? बट अभी NHCOCH3 बन गया, इट मीन NH2 से कम उसकी रिएक्टिविटी हो गई उसके। अभी NHCOCH3 CH3 में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? NHCOCH3। क्यों? क्योंकि वो प्लस M शो करता है, फिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस I शो करता है, इसकी वजह से। ठीक है बच्चों, ओके, तो इधर आंसर आएगा 4। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 ओपन बीकर्स आर कंटेनिंग अ सॉल्वेंट एंड other containing a mixture of the solvent with a non-volatile solute are together sealed in a container. It means 2 बीकर दिए गए हैं हमें, तो चलो बना देते हैं 2 बीकर। तो एक बीकर के अंदर हमने क्या लिया है, प्योर सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट। इट मीन्स मैं कह देता हूँ A लिया है। B के अंदर क्या लिया है, हमने सॉल्यूशन लिया है, A प्लस B लिया है। तो ये प्योर ए, तो प्योर सॉल्वेंट तो है, एंड बी क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। बी क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो आपको पता है राउल्ट्स लॉ, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अभी देखते हैं इधर क्या दिया गया है कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस। तो आपको पता है ये वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल, तो वॉलेटाइल क्या होगा, उड़ जाएगा भाई। क्लियर? भाई ये कम उड़ेगा क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या, बी के भी एटम्स है, तो फिर ये सब उड़ेंगे, बट इधर बी जो है वो नहीं उड़ेगा क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है, तो उसको पकड़ के रखेगा, उड़ेगा नहीं। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीजेस, एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। तो हमारा आंसर आया 3। बहुत आसान है, इसे आप कर सकते हो, इसे इजी क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अमॉन्ग द स्टेटमेंट A to D द करेक्ट वंस आर। इट मीन्स कौन सा करेक्ट है वो हमें फाइंड करना है। क्लियर? कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है वो फाइंड करना है। तो भाई ये जो है आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो IIT एडवांस के लिए, मेन के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आने वाला ही है। अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर IIT, केमिस्ट्री समझने का पार्ट है, प्लस यस इनऑर्गेनिक आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ओके, तो ये पर्टिकुलरली जो भी टॉपिक है वो हाइड्रोजन चैप्टर से उठाया गया है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स डाइऑक्सीजन। तो आपको पता है H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है तो मिलता है H2O प्लस हाफ O2, तो वो ऑक्सीजन देता है। यस बच्चों, तो ये सही है, हमें इन करेक्ट वंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो सही है। अभी लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड सच एज KClO3 PbNO3 ट्वाइस NaNO3 व्हेन हीटेड लिबरेट डाइऑक्सीजन।
बच्चों अभी जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से देख लेना। ओके, हमेशा याद रखना KClO3, आपको पता है कि इसका डीकम्पोजिशन हीटिंग करेंगे तो डीकम्पोजिशन होगा KCl + 3/2 O2 मिल जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। ओके, अभी हमेशा याद रखना, मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ याद रखना, आपको आगे भी काम में आएगा। जब भी मेटल नाइट्रेट होता है उसको हम हीट करते, डीकम्पोजिशन करते हैं, बट वो मेटल सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम क्या सीजियम के अलावा, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम के अलावा कोई भी मेटल होता है उसका डीकम्पोजिशन करते हैं तो हमेशा याद रखना हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है, उसके साथ NO2 गैस रिलीज होता है एंड उसके साथ O2 गैस भी रिलीज होता है, मेटल नाइट्रेट। तो आप कह सकते हो PbNO3 ट्वाइस। तो मैं अगर उसकी रिएक्शन अभी बताऊँ तो क्या होगा, PbNO3 ट्वाइस ले लो, क्लियर, उसकी रिएक्शन होगा तो Pb वो इसका ऑक्साइड बनेगा NO2 एंड O2, इट मीन्स O2 तो रिलीज़ करेगा, यस ये भी O2 रिलीज़ कर रहा है, ये भी O2 रिलीज़ कर रहा है। बात करते हैं NaNO3 की, इधर तो मना कर दिया कि Na नहीं करेगा, तो Na जो होता है NaNO3, ओके, उसका जनरली हीट करते हैं तो बनाता है मेटल नाइट्राइट। बहुत ही ध्यान रखना बच्चों, मेटल नाइट्राइट एंड O2 गैस को रिलीज करता है, क्लियर। इधर ऑक्साइड नहीं मिलता है, इधर क्या मिलता है, नाइट्राइट मिलता है। अगर ये सब दिया तो ये भी O2 गैस को तो रिलीज करते ही है। एंड अगर इसको स्ट्रॉन्ग हीट करा जाए, अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिखा गया हो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो इधर क्या मिलता है, तो ये मेटल ऑक्साइड भी देगा प्लस NO2 की जगह पे N2 गैस रिलीज करता है, NO2 गैस भी रिलीज करता है। तो बच्चों ये जो मैंने रिएक्शंस बताया मेरे साथ नोट बना के लिखना ज़रूर, क्योंकि आपको बहुत काम में आने वाला है, बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो ये जनरली P ब्लॉक एलिमेंट का कंसेप्ट है, ठीक है। तो P ब्लॉक आपको इतना याद रखना पड़ेगा। अभी थर्ड, तो ये भी सही है, तो ये भी तो ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं सारे लोग, ठीक है। अभी 2-ethyl anthraquinone is useful for the industrial preparation of hydrogen peroxide। yes, अगर आपने, ये तो थियोरेटिकल है यार, ओके, ये तो पता ही है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन में है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। ओके, अभी क्या दिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम परबोरेट, क्लियर। ओके, तो आपने देखा होगा, तो ये भी सही है, सोडियम परबोरेट में यूज़ होता है, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, दिया गया है, तो ये भी सही है। तो चारों सही है, A, B, C एंड D चारों सही है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, B। तो ये हमारा आंसर होगा, चारों सही है। इंटरेस्टिंग है, इसे आप हार्ड यस थोड़ा बहुत कह सकते हो, याद रखना है आपको, बट याद रखे बिना कुछ नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आया अगेन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया, तो चलो बता देते हैं आपको। तो आपको द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग अल्कोक्साइड इज। तो स्टेबिलिटी आपको पता है कि जो रेजोनेंस बताता है, जो रेजोनेंस होता है जिसमें उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो रेजोनेंस नहीं दिखाते। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन, वो आप मेरा वीडियो देखना, पता चल जाएगा, इतना बेसिक तो आपको पता होगा। इट मीन्स यहाँ पे लोन पेयर है तो यहाँ पे अगर शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसके कंजुगेशन में कुछ नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इधर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर। ओके, इधर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। इज इट क्लियर। ओके, तो ये दोनों रेजोनेंस दिखाते हैं, इट मीन्स इन दोनों की स्टेबिलिटी इससे तो ज़्यादा ही होगी, इससे तो ज़्यादा ही होगी। तो ये हमारा है A, ये हमारा है B, ये हमारा है C। तो A की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ऐसे कितने ऑप्शन हैं, एक तो ये है और ये है, A की स्टेबिलिटी सबसे कम है। अभी B में और C में कैसे कंपेयर करेंगे, चलो तो C को बताता हूँ पहले। इसमें ऐसा है, इधर O है, इधर माइनस चार्ज है, बहुत ध्यान से देखना।
अभी क्या होता है कि ये इधर शिफ्ट करेगा तो उससे क्या होगा, ये भाई साहब इधर निकल के इसके ऊपर चले जाएंगे। इधर NO2 तो भूल ही गए यार। क्लियर, इधर NO2 है तो इधर NO2 रहेगा। अभी ऐसा होगा, ओ इधर डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रेजोनेंस ऐसा होगा। एंड ये वाला जो है उसको मैं बता दूँ इधर आपको थोड़ा हाईलाइट करके, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इधर क्या होगा, जब भी भाई साहब ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर भेजेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा। तो आप देख सकते हो इधर क्या मिलेगा, इधर डबल बॉन्ड ओ प्लस हो जाएगा, इधर NO2 होगा एंड इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये B स्ट्रक्चर का रेजोनेंस है, ये C स्ट्रक्चर का रेजोनेंस है। क्लियर, ओके। तो अभी C में आप देखोगे तो NO2 के बाजू वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। इधर NO2 के बाजू वाला ये जो कार्बन है उसमें कोई जनरली चेंज नहीं हो रहा है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। अभी आपको पता है NO2 क्या शो करता है, प्लस M शो करता है, प्लस M शो करता है, NO2 प्लस M शो करता है, आपको पता है। तो अभी जब ये प्लस M शो करेगा, ओके, तो उसको तो बहुत मज़ा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है इधर, तो उसको डीलोकलाइज कर पाएगा धीरे 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 धीरे, पता नहीं, तो ये नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर पाएगा। तो इन दोनों में आप बता दो मुझे किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। C की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी B से। तो हमारा ऑप्शन आएगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। क्लियर, तो आंसर आएगा 4। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, आसान है। क्लियर, ओके। मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का वीडियो देख लो, उसमें मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक बच्चों इसीलिए ऑर्गेनिक इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, गेम चेंजर होता है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं कि एक क्रोमेटोग्राफी, बहुत ही ध्यान से देख लेना। अभी क्रोमेटोग्राफी कॉलम लिया है, पैक्ड विथ सिलिका जेल एज अ स्टेशनरी फेस। उसमें स्टेशनरी फेस क्या लिया है, सिलिका जेल, एंड यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर कंपाउंड ऑफ ए क्या है, बेंजेनिलाइड। ओके, तो उसे क्या कहते हैं, बेंजेमाइड, CONH2, बेंजेनिलाइड। क्लियर, उसे क्या कहते हैं, CONH2। दूसरा क्या है, एनिलीन है। तो ये तीनों का मिक्सचर दिया है हमें, एनिलीन, एंड तीसरा हमें दिया है एसीटोफिनॉन। क्लियर, तो COCH3, उसे कहते हैं एसीटोफिनॉन। व्हेन द कॉलम इज एल्यूटेड विद अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, हेक्सेन इज टू इथाइल एसीटेट। तो हेक्सेन 20% है, इथाइल एसीटेट 80% है। इथाइल एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट को क्या लगा सकता हूँ, CH3COO माइनस लगा सकता हूँ, एंड प्लस क्या है उसके साथ, हेक्सेन है। तो हेक्सेन हमारा कैसा पार्ट होगा, नॉन पोलर होगा, ये हमारा कैसा पार्ट होगा, पोलर होगा। इधर O के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको पता है कॉलम में क्या होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है, वो फिक्स होता है, उसके ऊपर एलिमेंट डाला जाता है, तो धीरे धीरे उसके अलग अलग सेपरेट फॉर्म मिलते हैं, एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, एंड एक सेपरेट होके इधर मिलेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑब्टेन कंपाउंड इज, क्लियर, तो आपको सबसे पहले कौन मिल जाएगा। तो अभी हम उसके हिसाब से कह सकते हैं कि जो इसके साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा वो बाद में मिलेगा। तो इधर C- है, इधर NH2 है। क्लियर, तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई साहब ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे इसके साथ, तो इनका अट्रैक्शन जनरली ज़्यादा होगा, इसका नहीं होगा। तो C सबसे पहले मिल जाएगा, C सबसे पहले मिल जाएगा ऊपर। फिर देखो अभी A भी है एंड B भी है, तो किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सबसे ज़्यादा होगा, ये तो CO पार्ट आ गया। क्लियर, इट मीन्स ये सबसे लास्ट में मिलेगा, B सबसे लास्ट में मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड फिर A। क्लियर, तो ये भी क्रोमेटोग्राफी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर, तो ये क्वेश्चन था उसका, तो इसमें आंसर कौन सा आएगा हमारा, 2CAB हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को याद आया देख के कि भाई फॉलोइंग A एंड B प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको, ये ढूंढना है।
तो ये भी क्वेश्चन आपको देखा होगा तो शिफ्ट 1 में एक ही रिएक्शन दी गई थी, इधर दो अलग अलग रिएक्शन भी दी गई है, दूसरी भी रिएक्शन दी गई, ये सेम रिएक्शन दिया गया था। तो आपको पता है, मैं अभी फिर से बता रहा हूँ बच्चों, इसको बहुत 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 ध्यान से कर देना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि NaOH प्लस Cl2, जब NaOH हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है तब हमें क्या मिलता है, NaCl, NaClO3 एंड H2O मिलता है। जब कब क्या होता है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। बट जब कोल्ड एंड डाइल्यूटेड होता है तब यही रिएक्शन करते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है, आपको पता है NaClO3 की जगह पे NaOCl मिलेगा, बाकी सब सेम रहेगा कोल्ड एंड डाइल्यूटेड में, याद रखना, ठीक है। ओके, अभी हमेशा याद रखना, हैलोजन जब भी स्ट्रॉन्ग बेस, चलो बता देता हूँ आपको, हैलोजन जब भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होगा तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होगा। क्या होगा, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन देगा। तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन इधर क्या दिया है, CaOH ट्वाइस दिया है ना, तो CaOH ट्वाइस वो ड्राई है एंड प्लस Cl2, तो ये भी हमारा क्या है, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड, क्लियर। तो क्या मिलेगा, CaCl2, इधर CaOCl ट्वाइस मिलेगा। ये भी पी ब्लॉक की रिएक्शंस है जो ऑलरेडी आपको हेलोजेंस में दिए गए हैं, ये दोनों रिएक्शंस। इट मीन्स आपको A एंड B क्या मिल रहा है, साइड प्रोडक्ट नहीं, मेन प्रोडक्ट चाहिए हमें। तो इधर मेन प्रोडक्ट NaClO3 था, इधर CaOCl ट्वाइस था। देख लो ऑप्शन कौन सा है, तो सेकेंड ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द अमोनिया रिलीज ऑन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। द अमोनिया रिलीज ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन, on quantitative reaction of 0.6 gram urea with sodium hydroxide can be neutralized by, चलो बच्चों इसमें थोड़ा ट्राई करिए, हो सकता है आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको यूरिया का फॉर्मूला बता देता हूँ, NH2CONH2 है, उसको गर्म करते हैं NaOH के साथ, क्लियर। ओके, तो क्या मिलता है, NH3 रिलीज होता है, NH3 रिलीज होता है। हमें क्या पूछा है, द अमोनिया रिलीज ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम यूरिया विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय डैश, इट मीन्स कितना HCl चाहिए, किसने HCl के साथ कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो इधर बच्चों मैं लगा रहा हूँ POAC, अभी आपको पता होना चाहिए POAC क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कन्वर्जन, क्लियर, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कन्वर्जन, ये क्या होता है POAC। इट मीन्स आपको पता है, मैं N के लिए लगा रहा हूँ, नाइट्रोजन के लिए लगा रहा हूँ, नाइट्रोजन के लिए क्या लगा रहा हूँ, POAC लगा रहा हूँ। इट मीन्स जितना नाइट्रोजन का मास लेफ्ट साइड होगा उतना ही राइट साइड पे होगा, क्लियर। तो अगर नाइट्रोजन पे POAC लगाए हम, तो मैं कह सकता हूँ इधर कितने मोल नाइट्रोजन है, 2 है, तो इसका मास क्या होगा नाइट्रोजन का, तो इधर मैं कह सकता हूँ 2 इंटू मोल ऑफ यूरिया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नाइट्रोजन 2 इंटू मोल ऑफ यूरिया, ओके। एंड इधर क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू मोल ऑफ NH3, 1 इंटू मोल ऑफ NH3, सिंपल है, POAC लगाना आपको आता है। तो अभी मोल ऑफ यूरिया नहीं दिया है, बट यूरिया का मास दिया है, तो 2 इंटू 0.6/60 ले लिया, इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ NH3। तो इससे हमें क्या, मोल ऑफ NH3 मिल जाएंगे, इससे मोल ऑफ NH3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मोल ऑफ NH3, तो 2 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 60, तो करिए कितना मिलेगा, 2/100 मिल जाएगा, 6/10, क्लियर। तो 2/100 मोल NH3 मिलेगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, NH3 के मोल कितने मिले,
2/100 मोल। क्लियर? ओके, POAC पता चल गया। नाइट्रोजन के कितने थे? 2 इंटू मोल ऑफ यूरिया, नाइट्रोजन 1 थे, 1 इंटू मोल ऑफ NH3। क्लियर? तो इससे NH3 के मोल मिल गए 2/100 मोल NH3। अभी NH3 के साथ HCl रिएक्ट करता है ना, तो अभी रिएक्शन क्या होता है हमें पता है कि भाई NH3 प्लस HCl NH4Cl बनाते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो इधर मोल रेशियो क्या है, 1:1। इट मीन जितने मोल NH3 के होंगे उतने ही मोल HCl के रिएक्ट करेंगे, तभी जाके NH4Cl बनाएगा, क्योंकि इधर लिखा होगा कि भाई कम्प्लीटली क्वांटिटेटिव रिएक्शन रिलीज। ठीक है, इट मीन्स आप देख सकते हो अगर इसके NH3 के 2/100 मोल है तो HCl के भी क्या आने वाले है, 2/100 मोल के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो HCl के मोल आए, HCl के मोल आए 2/100। अभी इधर ऑप्शन देखो कौन सा है HCl के 2/100, तो आप देख सकते हो ये क्या दिया है, नॉर्मालिटी दी गई है, तो उसको मोलारिटी में कन्वर्ट करें तो फिर उसकी बेसिटी एसिटी 1 ही है, तो नॉर्मालिटी वही मोलारिटी होगी उसकी, तो मोलारिटी में कन्वर्ट कर दो पहले। चलो कर दिया मोलारिटी में। अभी मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इंटू लीटर होता है। तो किसमें 2/100 मीन्स 0.02 कह सकते हैं, किसमें 0.02 मोल आंसर आएगा, सब देख लो। तो 0.4 अपॉन इसमें क्या आएगा, सॉरी इसमें क्या होगा, 0.4 इंटू 0.2, नहीं इसमें 0.2 इंटू 0.2, इसमें 0.2 इंटू 0.100 ml है ना, हाँ तो 0.1, यस ये आएगा आंसर। 2/100 आ गया ना इधर, इन शॉर्ट 0.02 आ गया इधर, तो आंसर आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग था बच्चों। क्लियर? तो आप कह सकते हो कि भाई सेकंड शिफ्ट का थोड़ा इंटरेस्टिंग था। ओके, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ध्यान से समझ लेना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको देख के मैं पहले समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इसे आप डिफ़िकल्ट, इट मीन्स थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कह सकते हो। CH3CH2Br Z माइनस के साथ रिएक्ट करता है, तो सब्सटीट्यूशन होके CH3CH2I, सॉरी CH3CH2Z एंड Br माइनस, इट मीन्स ZBr को सब्सटीट्यूट कर देता है। एंड दूसरा एलिमिनेशन होता है, इसे KS कहते हैं, इसके रेट कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, इसे रेट कांस्टेंट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड वो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 देता है, HZ प्लस Br माइनस देता है। अभी Z माइनस 2 है, ये A है एंड ये हमारा B है। क्लियर? ओके, बहुत ध्यान से देख लेना, एक क्या है हमारा A है, एक क्या है हमारा B है। तो हमें KS एंड KE आर रिस्पेक्टिवली द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन एंड म्यू इज इक्वल टू, अभी म्यू इज इक्वल टू दे दिया है आपको, KS अपॉन KE है, तो म्यू A इज इक्वल टू क्या होगा, KSA अपॉन KEA होगा। एंड म्यू B इज इक्वल टू क्या होगा, KSB अपॉन KEB होगा। अभी A एंड B क्या दिया है बच्चों, तो पूरा खेल हो जाएगा रिएजेंट पे। ओके, बहुत ही ध्यान रखना, जब भी बल्कियर, मैं जो बोल रहा हूँ मेरा सेंटेंसेस ध्यान रखना, बल्कियर बेस होता है, बल्कियर बेस वो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो ये जो Z है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में आप कह सकते हो कि भाई ये जो B है उसके लिए क्या होगा, तो Ke ज़्यादा होगा Ks से। क्लियर? Ke Ks से क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड ये जो होगा वो सब्सटीट्यूशन देगा, तो इसके लिए Ks जो है वो ज़्यादा होगा Ke से। क्लियर? तो अगर Ks ज़्यादा है Ke से तो म्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो म्यू A जो है ये बड़ा है, ये छोटा है, तो म्यू A ज़्यादा मिलेगा। म्यू B में बात करें तो KSB के, तो ये फेवर करता है, तो ये ज़्यादा है, तो ये क्या मिलेगा, कम। इट मीन्स म्यू A विल बी ग्रेटर देन म्यू B, तो ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। अभी KEB इज़ ग्रेटर देन KEA, तो आप कह सकते हो उसके हिसाब से भी आप अरेंज करके रेशियो लेके, यस 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 सही है हमारा, रेशियो लेके आप बता सकते हो आराम से। तो ये हो गया हमारा आंसर 3। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर?
अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसे आराम से कह सकते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर ए बी सी दिया गया है, तो आप फिज़िक्स में भी पढ़े, ये भी पढ़े। ए जो है ए, इधर आप आराम से आराम से आराम से कह सकते हो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 10 सेकेंड दे रहा हूँ, चलिए मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड, दिस इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन। तो मैं कह सकता हूँ आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लियर करिए। तो उसमें से एक दिया है वी आर एम एस है, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, एंड एक होता है एवरेज स्पीड। तो आपको पता है वी आर एम एस कितना होता है, √3 RT/m होता है। मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, वो होता है 2 RT/m। एवरेज क्या होता है, 8/π RT/m। तो इधर आपको पता है सबसे बड़ा वाला ग्राफ, सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, तो आप कह सकते हो इधर सी क्या आएगा, सी वी आर एम एस आएगा। तो सी जो है हमारा वी आर एम एस आएगा, ठीक है। फिर एम पी एंड एवरेज, तो आप देख लो, ओके। तो आप देख लो क्या दिया है इधर, रूट मीन स्क्वायर ऐसे रिस्पेक्टिवली दिया है, नहीं दिया है, ओके। तो इधर ए ग्राफ दिया है बी सी। अभी आप देख लो ए पे क्या आएगा, आपको पता चल गया आराम से, सी मोस्ट प्रोबेबल आएगा, ओके। एंड बी पे क्या आ जाएगा, सी एवरेज आएगा। तो ऑप्शन देखने जाओ तो कौन सा बनेगा ऐसा ऑप्शन, सी जो है हमारा वी आर एम एस, ये है बी वी सी एवरेज, एंड ए, ओके ओके। तो ऑप्शन हमारा बनेगा 2। क्लियर, बहुत आसान है, थियोरेटिकल है, आप समझ सकते हो आराम से। क्लियर, कुछ ऐसा उसमें है नहीं, तो ग्राफ से ये वैल्यू है, ग्राफ से ही आपको पता करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द इक्वेशन दैट इज करेक्ट इज, इसमें क्या करना है, तो लैम्बडा नॉट एम एन ए बी आर माइनस लैम्बडा नॉट एम एन ए सी एल इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट एम के बी आर लैम्बडा नॉट एम के सी एल। बताता हूँ क्या, उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, लैम्बडा नॉट एन ए प्लस प्लस लैम्बडा नॉट बी आर माइनस, इधर माइनस करके लैम्बडा नॉट एन ए प्लस माइनस लैम्बडा नॉट सी एल माइनस इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट के प्लस प्लस लैम्बडा नॉट बी आर माइनस, कॉलरॉश लॉ पता है ना आपको, लैम्बडा नॉट के प्लस माइनस लैम्बडा नॉट सी एल माइनस। तो अभी देखो इधर लेफ्ट साइड की बात करें तो एन ए प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लैम्बडा बी आर माइनस माइनस लैम्बडा सी एल माइनस। इधर देखो तो के प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लैम्बडा बी आर माइनस माइनस लैम्बडा सी एल माइनस। इट मीन सही है, ये तो ऑप्शन सही है, इज इक्वल टू है। अभी लैम्बडा नॉट एम एच टू ओ, तो एच टू ओ के लिए क्या होता है, लैम्बडा नॉट एच प्लस प्लस लैम्बडा नॉट ओ एच माइनस इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट सी एल है, तो लैम्बडा नॉट एच प्लस प्लस लैम्बडा नॉट सी एल माइनस प्लस लैम्बडा नॉट एन ए प्लस प्लस लैम्बडा नॉट ओ एच माइनस माइनस लैम्बडा नॉट एन ए प्लस माइनस लैम्बडा नॉट सी एल माइनस। उड़ाते जाओ, सी एल गया, इधर एन ए प्लस गया, बचा क्या, लैम्बडा एच प्लस प्लस लैम्बडा ओ एच माइनस, यस, तो ये भी सही है। थर्ड देखते हैं, लैम्बडा एम एन ए बी आर, लैम्बडा एम एन ए इधर लिख रहा हूँ, तो लैम्बडा एन ए प्लस प्लस लैम्बडा नॉट बी आर माइनस माइनस लैम्बडा नॉट एन ए प्लस माइनस लैम्बडा नॉट आई माइनस इज इक्वल टू क्या आ रहा है, लैम्बडा नॉट के प्लस प्लस लैम्बडा नॉट बी आर माइनस माइनस लैम्बडा नॉट एन ए प्लस माइनस लैम्बडा नॉट बी आर माइनस। तो एन ए प्लस कैंसिल हो गया, तो लैम्बडा नॉट बी आर माइनस माइनस लैम्बडा नॉट आई माइनस। इधर क्या आएगा, के प्लस भी कैंसिल नहीं हो सकता है, इधर बी आर माइनस कैंसिल हो जाए, तो के प्लस एन ए प्लस, इधर क्या आ रहा है, बी आर माइनस आई माइनस, तो ये सेम नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 3। इनकरेक्ट फाइंड करना है ना, क्योंकि करेक्ट नहीं है वो, तो ये भाई इनकरेक्ट है, तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। द रेडॉक्स रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज, भाई इसमें से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन विथ डाई ऑक्सीजन एट 200 केल्विन। तो भाई हमेशा याद रखना, एट 200 केल्विन रिएक्शन बनता है 2NO,
तो इधर N2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इधर N का ऑक्सीडेशन +2, तो ऑक्सीडेशन होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है। अभी रिएक्शन ऑफ H2SO4 विथ NaOH, तो आप देखो तो रेडॉक्स रिएक्शन कौन है, तो भाई ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है, ठीक है। NaOH अभी देखते हैं, तो NaOH प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस H2O, तो भाई Na+1 है, इधर भी Na+1 है, सल्फ़र इधर +6 है, इधर भी सल्फ़र +6 है, तो भाई इधर तो कुछ नहीं हो रहा है, ओके, तो इधर नहीं हो रहा है। अभी फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में से ओजोन बना रहे, तो O2 का भी 0 होता है, इसका भी 0 होता है, ओरिजिनल फॉर्म पता ही है, तो भाई ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो रिएक्शन ऑफ COH2O6Cl3 प्लस AgNO3, तो अभी आपको तो पता ही है इधर, ओके, तो भाई ये रिएक्शन करें हम तो क्या होगा, तो इधर भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, AgNO3 में से क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा, तो Ag का तो +1 है, इधर भी +1 है, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो फर्स्ट वाला हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पूछा एंड रेडॉक्स भी पूछा, लॉटरी लग गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन, ये थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे हम हार्ड क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इतने इनफ डेटाज नहीं, वैसे ये है इजी। आप देखो 2H2 + 2NO गिव्स N2 + 2H2O दिया गया है। ऑब्जर्व रेट एक्सप्रेशन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, उसके लिए रेट क्या दिया गया है, रेट इज इक्वल टू KF NO का स्क्वायर एंड H2 दिया गया है। तो एक्सप्रेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आपके पास पूरा रिएक्शन ऐसा है, देख लेना, हाँ बहुत ध्यान से। 2H2 + 2NO गिव्स N2 + 2H2O। अगर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लिखना हो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड तो KF इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं, H2⁻2 लिखते हैं एंड NO⁻2 लिखते हैं। क्लियर, ओके। जनरली क्योंकि कुछ डेटा नहीं दिया तो ये भी जो मोल है उस वही पावर पर जाएंगे, जनरली तो X एंड Y अलग अलग होता है, बट इधर कुछ डेटा नहीं दिया तो 2 लिखते हैं, बट इधर तो क्या लिख के दिया है 1, इट मीन्स एक H2 तो बाकी बचेगा। जब रिवर्स रिएक्शन होगा तब क्या होगा, इसका रिवर्स रिएक्शन होगा तो N2 + 2H2O बराबर, तो इसी साइड आप देख सकते हो एक H2 मिला था, तो इधर हमें H2 भी लिखना पड़ेगा। क्लियर, ओके, तो समझ में आया ना, वो H2 एक बचेगा, तो रेट आप लिखोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, N2 लिखना पड़ेगा H2O का स्क्वायर अपॉन H2। अभी ये बहुत डिफ़िकल्ट है समझने के लिए क्योंकि ये भाई एक्सपेरिमेंटल डेटा है, बट इधर दिया है तो हमें लिखना पड़ेगा। ओके, KF NO2 स्क्वायर H2। क्लियर, इट मीन्स एक H2 नहीं लिखा तो एक H2 बच रहा है, तो वो ठीक है, तो वो नीचे जाएगा। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तो हमारा ऑप्शन है 1, तो 1 आएगा बच्चों। इधर 2 होने चाहिए, उधर है एक ही, तो एक बचेगा, इसलिए ऐसा किया। ओके, अंडरस्टूड, इधर बचा ना इसके लिए। बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Cn-। तो बच्चों Cn- दिया है, मेरा रूल याद रखो, 14 है तो 3, 13 है तो 2.5, 12 है तो 2, 15 है तो 2.5, 16 है तो 2। बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है, 11 हो तो 1.5, 17 हो तो 1.5। अभी Cn- है यार, तो Cn- कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, +1 तो 14 होगा। तो 14 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 सीधा आ गया भाई, 3 3 3, तो 3 वाले 2 ऑप्शन आए। अभी डाया के पैरा, तो भाई जनरली 14 है तो फिर डाया ही होगा, बट देख लेते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। तो ये अभी कौन सा है, 14 से लेस वाला है। क्लियर, तो आपको पता है, इसके लिए मैंने आपको बताया था देयरफॉर आएगा इसके लिए। तो इधर क्या आएगा, π2px इज इक्वल टू π2py, फिर सिग्मा 2pz,
फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो 2 4 6 8 12 और इधर 2 14। इट मीन्स सारे पैड इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स ये होगा डायामैग्नेटिक। तो हमारा आंसर आएगा 4 डायामैग्नेटिक। क्लियर? ओके। इसका भी मैंने केमिकल बॉन्डिंग इन वन शॉट वीडियो है, उसमें समझाया हुआ है, एंड बॉन्ड ऑर्डर का एक अलग से भी वीडियो है, वो आप देख सकते हो। बेसिक है, समझा दिया है, सब ट्रिकी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ये भाई साहब ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया अगेन, एंड ये बहुत ही, मैं इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग मानता हूँ। देख लो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। पहले इसको देख लो, आपको क्या लगता है क्या आएगा। 5-10 सेकेंड देता हूँ, देख लो, फिर आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ क्या आएगा क्या नहीं। देख लो इसे ध्यान से, ट्राई करना हो तो करके देख लो। फिर मैं बताऊँ आपको। चलिए, तो हो गया। अभी आपको क्या दिया है, तो पहले अभी बहुत ध्यान से देख लेना। इधर आपको ऐसा दिया है, आप इसका रिएक्शन कर रहे हो HBr और हीट कर रहे हो। तो अभी इधर आपको पता है HBr जब भी होगा H प्लस Br माइनस, तो H प्लस इधर अटैच हो जाएगा O के साथ जाके, वो तो इतना तो आपको आता है। इधर हो जाएगा H एन प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी Br माइनस तो बचा, इधर CH2Br तो है ही, ये देख लेना ध्यान से। अभी Br माइनस तो बचा, तो ये प्लस हो गया, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर इस साइड शिफ्ट होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि ये प्लस हो गया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होंगे। इट मीन्स इधर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा पार्शियल, तो Br माइनस भाई साहब यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके, तो ये SN2 मैकेनिज्म की तरह वर्क करेगा। कौन सी मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म। आपको पता है SN2 क्या होता है, ठीक है। क्लियर? तो एक इधर से आया तो एक इधर से, समझ में आया ना OH, तो ये Br इधर अटैच हो जाएगा SN2 मैकेनिज्म। तो इट मीन्स क्या बनेगा, देखो आप, ये तो इधर है ही, ओके, तो ये तो इधर OH आ गया। तो चलो OH को तो मैंने इधर लिख दिया, ये OH। अभी ये पार्ट जो टूट के इधर Br अटैच हो गया ना, ये इधर आ गया। इट मीन्स इधर क्या बचा, ये गया, ये गया, ये गया, फिर ये टूट के इसके साथ क्या, तो ये तो निकल गया ना यहाँ से, तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भाई, ये इधर, इधर क्या अटैच हो जाएगा, इधर नहीं भाई, मैंने सॉरी इधर बताया, बट एक्चुअली क्या होगा, ये इसके साथ इधर ये टूट जाएगा, इधर ही Br अटैच होगा। तो इधर मैं क्या बता देता हूँ, Br देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 पे Br अटैच हो गया। अभी इधर देख लो CH2Br है, तो ये है हमारा A प्रोडक्ट। अभी NaN ड्राई ईथर, तो जब भी NaN ईथर दिया गया हो, आप देख सकते हो अभी किसके साथ रिएक्शन है, NaN ईथर दिया गया है, ठीक है। NaN ईथर क्या होता है, तो आपको पता है तो वो कौन सी रिएक्शन देगा, वुड्स रिएक्शन देगा। तो ये आपको पता है, ये Br निकलेंगे एंड ये दोनों एक यहाँ से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। पता है ना जनरली क्या होता था, जैसे CH3Br था, CH3, तो CH3 एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते थे। तो इधर से Br निकला, इधर से Br, तो ये अटैच हो जाएगा। इट मीन्स रिंग फॉर्मेशन होगा। इन शॉर्ट क्या होगा, रिंग फॉर्मेशन होगा। तो अभी कितने कार्बन है देख लो, 1, फिर 1 2 3 4 5 6, ओके। तो फिर कौन सा भाई, 6 मेंबर रिंग बनेगा। अंडरस्टूड? क्लियर? तो यहाँ से निकलेगा, इज इट क्लियर? तो फिर ये रिंग बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है, हाँ, तो ये वाला बैठेगा 4, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 4।
इसे आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग, थोड़ा डिफ़िकल्ट कह सकते हो, एडवांस लेवल का क्वेश्चन। जो ये सारे क्वेश्चंस कैसे बच्चों, जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस है, एडवांस के इजी क्वेश्चन है, वो JEE मेन के क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, ओके। चलिए अभी बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ HNO3। तो आपको पता है ग्लूकोनिक एसिड, आपको कौन सा स्टेटमेंट फाइंड करना है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है बच्चों। कौन सा स्टेटमेंट फाइंड करना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप सभी लोग जानते हो कि भाई ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्लूकोज। तो CHO, इधर आपको पता है CH2 4 एंड CH2OH होता है। आपको पता है HNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो इधर भी COOH आता है, इधर CH2 4 एंड इधर भी COOH आएगा। ओके, तो आप कह सकते हो उसको क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। ओके, आपको पता है CH2 4 एंड COOH। हमें क्या, तो ये तो भाई गलत है, ग्लूकोनिक एसिड नहीं मिलेगा। ग्लूकोनिक एसिड इज़ पार्शियली ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज। अभी इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करे बच्चों, अगर इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करे तो आप कह सकते हो पार्शियल ऑक्सीडेशन से इधर क्या होगा, तो आप आराम से इधर COOH आ जाएगा। ओके, CH2 4 आ गया एंड इधर क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा आराम से। क्लियर, तो इसके लिए हम लॉजिक अपना लगा सकते हैं। तो हाँ ये सही है, तो फिर अपना आंसर आएगा P। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं, आराम से कर सकते हो, इजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन, सल्फर सेलेनियम, lithium sodium respectively, the element that release more energy upon electron gain enthalpy। तो यही क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है, उसमें से आपको पता है क्लोरीन का ज़्यादा है फ्लोरीन से। फिर सल्फर एंड सेलेनियम, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इधर क्या आएगा, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन। इसमें क्या होता है, सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप में एक्सेप्शन होता है, थर्ड ग्रुप का ज़्यादा होता है एंड सेकेंड ग्रुप का कम होता है एनर्जी, वो हमने देखा था। अभी सल्फर सेलेनियम की बात करते ओ सेटेपो, तो ये तो थर्ड फोर में कोई नहीं होता, टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही होता है, तो सल्फर का ज़्यादा सेलेनियम कम। फिर लिथियम सोडियम, तो उधर भी लिथियम इधर है सोडियम, तो टॉप टू बॉटम तो क्या होगा, डिक्रीज ही होता है, तो इधर आप कह सकते हो लिथियम का ज़्यादा सोडियम का कम। क्लियर, तो इसके लिए क्या ऑप्शन आएगा, तो पहले में Cl आएगा, फिर S आएगा, फिर Li आएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन बनता है ना भाई। क्लियर, ओके, समझ में आया ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The refining method used when the metal and the impurities have low and high melting temperature respectively। थियोरेटिकल क्वेश्चन, बिना टाइम बिगाड़े लिख देता हूँ, लिक्वेशन पता होना चाहिए, जोन रिफाइनिंग तो मॉल्टन इम्प्योरिटीज़ पता है ना, वो हीटर वीटर वाला सब, तो ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अभी मेरी बात सुन लो, मेटलर्जी या तो अपना सरफेस, उसमें से क्वेश्चन आने वाला ही है एंड वो रटना ही पड़ेगा। मेटलर्जी एंड सरफेस, उसमें से क्वेश्चन आता ही है, तो भाई रेडी रहना रटने के लिए। क्लियर, तो वो रटना ही पड़ेगा, मेथड इट मीन्स याद रखना है बच्चों। क्लियर, ओके। फिर 19, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्सेस Ma2B2 विथ sp3 हाइब्रिडाइज मेटल एटम रिस्पेक्टिवली इज। तो अभी पता है आपको Ma2B2 होता है, इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसमें 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3 एंड dsp2। तो अभी हम ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म निकालेंगे GI से, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म से। तो dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, तो A एक इधर A एक इधर B एंड ऑपोजिट A B, तो इधर सीज एंड ट्रांस मिल सकता है बच्चों, सीज एंड ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिल सकता है, बट इधर इसका स्क्वायर प्लेनर शेप होने की वजह से इधर
प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट है। कौन सा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो कोई भी टाइप की सिमेट्री हो तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं कहते। इट मीन्स कैसा होगा? तो ये पूरा एक प्लेन, इट मीन्स ए आधा कट जाएगा, बी आधा कट जाएगा, ए आधा कट जाएगा, बी आधा, तो ए के ए, बी बी, इट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझे? ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इधर। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि इधर तो कोई भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं मिलेंगे, तो ज़ीरो, DSP2 वाले ज़ीरो। अभी SP3 में शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है, तो उसमें क्या होता है? ए ए ए एंड ए। तो टेट्राहेड्रल होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अभी इसमें तो GI पॉसिबल ही नहीं है, पता है ना आपको भाई, सीज ट्रांस वाला कुछ पॉसिबल नहीं है टेट्राहेड्रल के अंदर। अगर इसमें भी देखने जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें भी प्रेजेंट होगा, POS, बट जनरली GI पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी कोई नहीं होगा, तो इसमें भी ज़ीरो होगा, इसमें भी ज़ीरो होगा, तो हमारा आंसर आएगा 2। पता होना चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, एवरीथिंग क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं 20। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड विच ऑफ दिस रिएक्शंस आर पॉसिबल। कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती है ये देखना है। ओके, तभी पहली रिएक्शन ये दी गई है कि हमारे पास है बेंजीन भाई। ओके, तो बेंजीन का रिएक्शन आप कर रहे हो Cl के साथ। इन शॉर्ट हो क्या रहा है, यहाँ से एक H निकल रहा है एंड यहाँ से Cl निकल रहा है। ओके, इन शॉर्ट ऐसा है। तो अभी मुझे आप कह सकते हो ये Cl जो है उसमें अभी मैं बताऊँ क्या रेजोनेंस होगा? ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो रेजोनेंस से क्या होगा उसके अंदर कि भाई डबल बॉन्ड Cl आ जाएगा, इधर नेगेटिव। तो ये जो Cl है वो इजीली निकलेगा नहीं, तो ये रिएक्शन होगा आसानी से नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? ओके, सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, Cl2 प्लस, ओके ये एक्सेस, सॉरी इधर मैं प्लस साइन लगाना भूल गया, बेंजीन प्लस Cl2 एक्सेस है, तो ये मिलेगा आपको हेक्सा क्लोरो बेंजीन। पता है ये तो NCERT की रिएक्शन गिवन है 11th स्टैंडर्ड में। ओके, हमने पढ़ा था ये रिएक्शन सेम है। आपको पता है ऑक्सीडेशन क्लोरीनेशन करेगा, एक्सेस है ना, तो ये सारे H की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl 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 आ जाएगा, एनहाइड्रा Cl Cl3 है, क्लोरीनेशन है, डार्क में, सनलाइट में नहीं है। सनलाइट होता तो आपको पता है क्या बनता, सनलाइट में रिएक्शन होता तो क्या बनता है? हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्लियर? हेक्साक्लो, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होता, इधर डार्क है, एनहाइड्रस AlCl3 है, तो इधर यह Cl 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 बनेगा, तो ये रिएक्शन होगा। अभी बेंजीन प्लस आप आराम से कह सकते हो, थर्ड रिएक्शन दिया है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो ये Cl के पास लोन पेयर है, इधर हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, तो CH2 के ऊपर आपको पता है रेजोनेंस होता है, इट मीन्स ये Cl के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इधर भी क्या हो रहा है? H एंड Cl जा रहा है, यहाँ से H जा रहा है, यहाँ से Cl आ रहा है, तो इधर भी Cl के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, CH2 CH डबल बॉन्ड Cl, तो ये Cl आराम से निकलेगा नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अभी बेंजीन प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, तो Cl के इलेक्ट्रॉन्स इधर है बट इधर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये H एंड ये Cl निकल सकता है, तो ये अभी फिर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच हो सकता है, तो ये रिएक्शन होगा, तो B एंड D होगा, तो सेकेंड ऑप्शन आएगा हमारा B एंड D। ये इजी है, आसान है, इसे आप कह सकते हो, ये तो बहुत बेसिक है हमारा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर बच्चों पहले पढ़िए, आप लोग बहुत आराम से पढ़िए। तो ये क्या दिया गया है कि द फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, ये सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर से न्यूमेरिकल दिया गया है। द फ्लोक्यूलेशन वैल्यू ऑफ HCl फॉर आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड उसे बोलते हैं AS2S3। ओके,
तो वो आपको पता है आर्सेनिक सल्फाइड सॉल वो एक कैसा सॉल है, तो वो एक नेगेटिव सॉल है, इतना आपको पता है। इज 30 मिलीमोल पर लीटर, 30 millimole per liter. If H2SO4 is used for the flocculation of arsenic sulfide, the amount in gram of H2SO4 in 250 ml required for the above purposes. तो पहले बच्चों मैं आपको क्या है फ्लोक्यूलेशन, वो को फिर से रिवाइज करा देता हूँ, किसे फ्लोक्यूलेशन कहते हैं समझ लेना। ओके, इट मीन्स मैं कितना मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूँ, समझ लेना। सॉल के अंदर कितना मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूँ, क्लियर। तो जो सॉल है उसका क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। इट मीन मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट शुड बी एडेड टू द सॉल टू कोएगुलेट इट. दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज व्हाट, कोएगुलेशन, सॉरी फ्लोक्यूलेशन. दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज व्हाट, फ्लोक्यूलेशन. तो इधर दिया गया है कि भाई फ्लोक्यूलेशन वैल्यू ऑफ HCl फॉर आर्सेनिक सल्फाइड. इट मीन्स आर्सेनिक सल्फाइड को कोएगुलेशन करने के लिए, क्लियर, 30 मिलीमोल HCl चाहिए, 30 मिलीमोल पर लीटर. इट मीन्स मैं कह सकता हूँ ऐसा कि 1 लीटर AS2S3 के सॉल को फ्लोक्यूलेशन, इट मीन्स कोएगुलेट, अभी कोएगुलेट बोलता हूँ, करने के लिए 30 इंटू 10⁻³ मोल HCl चाहिए. मिली मोल है ना, मिली मोल इसलिए लिखा. इतना समझ में आया. तो अभी ऐसा बताया है कि भाई अगर H2SO4 यूज़ करूँ, HCl की जगह पे मैं H2SO4 यूज़ करूँ, एंड वो भी 250 ml H2SO4, क्या कितना ग्राम, अभी बच्चों समझ लो कितना ग्राम H2SO4 चाहिए AS2S3 को कोएगुलेट करने के लिए. तो अभी आप कह सकते हो HCl का आयनाइजेशन करते हैं तो एक H प्लस एंड Cl माइनस मिलता है, तो H2SO4 का आयनाइजेशन करेंगे तो 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस मिलता है. इट मीन्स ये डबल मिलता है. क्या मिलता है, डबल मिलता है. ठीक है. तो अभी मैं सिंपल ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से देख लेना. तो अभी इसके लिए जितने H प्लस है 30 इंटू 10⁻³ मोल है, क्लियर. तो H2SO4 के लिए उससे हाफ चाहिए, तो H2SO4 के लिए इसके 15 इंटू 10⁻³ मोल चाहिए, क्योंकि यार एक H प्लस 2H प्लस का मामला है. तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 लीटर AS2S3 को कोएगुलेट करने के लिए 15 इंटू 10⁻³ मोल जितना H2SO4 चाहिए, कह सकता हूँ. ओके, डन, समझ में आया. अभी इधर कितना है, 250 ml में पूछा है, तो भाई 1 लीटर है तो 1000 ml कर दूँ यार. तो 1000 ml AS2S3 को कोएगुलेट होने के लिए 15 इंटू 10⁻, तो 250 ml को कितना चाहिए, तो 250 इंटू 15 इंटू 10⁻³ अपॉन 1000 लगा ले, तो उससे मोल मिल जाएंगे. क्लियर. तो उससे क्या मिले, ये क्या मिला हमें, मोल ऑफ H2SO4. हमें क्या फाइंड करना है, इन ग्राम, अमाउंट इन ग्राम, अमाउंट इन ग्राम. तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है. तो मास इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास. तो मोल इतना दिया गया है बच्चों, 250 इंटू 15 इंटू 10⁻³ अपॉन 1000 इंटू उसका खाली क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऐड कर देंगे 98, एंड इसको सॉल्व करोगे तो 0.3675 आएगा, 0.3675 आएगा. आप सॉल्व करोगे तो आप 0.3675. बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फिर से समझाता हूँ फ्लोक्यूलेशन क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है सॉल्व में उसको कोएगुलेट करने के लिए. तभी इधर दिया गया है कि भाई आर्सेनिक सल्फाइड HCl चाहिए कितना, 30 मिलीमोल पर लीटर. तो 1 लीटर आर्सेनिक सल्फाइड को कोएगुलेट करने के लिए 30 मिलीमोल HCl चाहिए. तो कितना H2SO4 चाहिए, तो 1 लीटर के लिए तो 15 इंटू 10⁻³ H प्लस के हिसाब से. अभी ये HCl 1 है तो ये तो 2 दे रहा है, तो 15 में ही 30 दे देगा. समझ में आया ना. तो 15 मोल ही 30 मोल दे देंगे. तो इधर H2SO4 कितना चाहिए, इतने मोल चाहिए. तो भाई ये 1000 ml AS2S3 के लिए, इधर 250 के लिए पूछा है, तो 250 में कितना चाहिए, तो उतना मोल मिल गया. मोल के ऊपर से हमने मास फाइंड कर दिया. ठीक है, क्लियर. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
3 ग्राम एसिटिक एसिड। अभी ये क्वेश्चन जो है बच्चों क्लियर है, तो इसको मैं बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन कहता हूँ। इसको मैं बहुत ही आप कह सकते हो मज़ेदार क्वेश्चन है ये मेरे लिए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। 3 ग्राम एसिटिक एसिड है, इज एडेड टू 250 ml 0.1 मोलर HCl। चलो लिखते जाते हैं। 3 ग्राम एसिटिक एसिड है, उसको हमने 250 ml 0.1 मोलर HCl के अंदर डाल दिया एंड इन दोनों को मिक्स करके हमने उसका 500 ml सॉल्यूशन बना डाला। कितना? 500 ml। वी मे एंड द सॉल्यूशन मेड अप टू 500 ml। अभी 220 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, अभी उसका कितना लिया? 500 ml में से 20 ml सॉल्यूशन लिया। बहुत ध्यान से देख लेना, 20 ml सॉल्यूशन लिया एंड उसमें 1 ml ऑफ 5 मोलर NaOH इज एडेड। उसमें हमने क्या कर दिया कि भाई उसके अंदर हमने 1/2, इधर 1/2 है, ओके ये 1/2 ml है, सॉरी, ओके, तो 1/2 ml 5 मोलर NaOH जो है वो ऐड कर दिया इसके अंदर। तो उसका pH फाइंड करना है। तो बच्चों अभी मैं जो कराने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से देख लेना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दिया गया है मोलर मास, दिया गया है log 3, दिया गया है pK, दिया गया है निगलेक्ट एनी चेंजेस इन वॉल्यूम, ये भी है। अभी बहुत ही ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान रखना। तो मैं 500 ml के अंदर इसके भी मोल निकाल रहा हूँ, इसके भी मोल निकाल रहा हूँ। किसमें? 500 ml के अंदर। ठीक है, तो 500 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स होंगे? तो ये मोलारिटी दी गई है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल पर लीटर होता है, बट इधर ml लिया है, ml है, तो 0.1 इंटू 250, तो इधर सिंपल कह सकता हूँ 0.1 मिली मोल मिलेंगे। ml में ही लिया है तो मिली मोल मिलेंगे। तो 500 ml सॉल्यूशन में 250 इंटू 0.1 मिली मोल है, तो हमें तो उसका 20 ml लेना है ना। तो 20 ml में कितना होगा? तो 20 ml में कितना? तो 20 इंटू 250 इंटू 0.1 अपॉन 500, तो आप कर लो ये 10, तो क्या आएगा? 1 मिली मोल आंसर आया आपका। तो 1 मिली मोल क्या आया आपके पास? HCl। किस में? 20 ml के अंदर। बहुत ध्यान से देख लेना, ओके। फिर से समझा देता हूँ आपको कि भाई 500 ml में दिया गया है 250 इंटू 0.1 मिली मोल है, तो 20 ml के अंदर कितना आया? तो 1 मिली मोल आया। कैलकुलेशन किया। अभी 500 ml सॉल्यूशन के अंदर 500 ml CH3COOH का सॉल्यूशन है, उसमें 3 ग्राम एसिटिक एसिड है, तो 20 ml सॉल्यूशन होगा तो उसमें कितना होगा? तो 20 इंटू 3 अपॉन 500, तो उससे क्या मिल जाएगा? ग्राम मिल जाएगा। हमें तो उसका मिली मोल फाइंड करना है, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बट मिली है तो 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मिली मोल मिलेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 इंटू 3 इंटू क्या आएगा? वेट तो लिख लिया, अपॉन CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास तो ये है, इधर 1000 आ जाएगा, ओके। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे, मास अपॉन 60 इंटू 1000, सॉरी ये मैंने इधर इंटू 10 + 3, तो इंटू क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिली मोल। ये कितना मिला? 20 ml के अंदर। फिर से बता रहा हूँ, 20 ml के अंदर ये क्या मिला हमें? 1 मिली मोल HCl मिला, एंड 20 ml के अंदर हमारे पास 2 मिली मोल CH3COOH है। अभी इसमें हम ½ ml आगे देख लेते हैं, ½ ml ऑफ 5 मोलर NaOH डालते हैं।
½ ml 5 मोलर NaOH डालते हैं। अभी NaOH डालते हैं, दोनों एसिड है, एक HCl एक CH3COOH है। पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा? पहले HCl के साथ रिएक्ट करेगा, बट पहले इसके तो मोल देख ले। तो इधर क्या बनाएगा? NaOH प्लस HCl, पहले NaCl प्लस H2O, पहले इसके साथ रिएक्ट करेगा, अगर बचेगा तो फिर CH3COOH के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसके भी मिली मोल देख ले बच्चों, तो मिली मोल इज इक्वल टू क्या आएगा? तो 5 इंटू 0.1/2, तो 2.5 मिली मोल आए इसके। तो अभी देखो इसके 2.5 मिली मोल है, HCl के कितने मिली मोल है? 1 मिली मोल है। तो अभी आप मुझे बताओ कौन कंज्यूम हो जाएगा? तो भाई ये NaCl कितना बनाएगा आपको पता है, तो ये भाई 1 इसके साथ रिएक्ट कर देगा NaOH HCl के साथ, तो बचेगा कितना? 1.5 मिली मोल ऑफ NaOH बचेगा। अभी जो NaOH जो है वो CH3COOH के साथ रिएक्शन करेगा एंड क्या बनाएगा? CH3COONA एंड प्लस H2O। अभी NaOH के 1.5 मिली मोल है, CH3COOH के कितने हैं? 2। तो इधर ये NaOH तो कंज्यूम हो जाएगा, क्या बचेगा? 0.5 ये बचेगा एंड ये 1.5 मिलेगा CH3COONA। क्योंकि क्यों NaOH ही कंप्लीट हो गया? क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो वो तो कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स इधर बचा क्या? CH3COOH एंड CH3COONA बचा बच्चों, बहुत ध्यान से देख लेना। CH3COOH एंड CH3COONA बचता है, तो इसे क्या मैं एसिडिक बफर कह सकता हूँ? पता है ना एसिडिक बफर सॉल्यूशन, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट उसके साथ। तो अभी उसका पीएच फाइंड करना है, तो पीएच के लिए वो फॉर्मूला लगाऊंगा बफर वाला, pK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। pK आप देखो बच्चों आगे दिया गया है 4.75 pK दिया गया है, प्लस लॉग सॉल्ट, तो CH3COONA उसका कितना मिला? 1.5 मिला। तो इधर लिखूंगा 1.5। एसिड देख लो, एसिड 0.5। क्लियर? ओके, तो 0.5 देख लेते हैं, तो इधर क्या आएगा? 4.75 प्लस log 3, तो आपको log 3 दिया गया है 0.4771, तो 4.75 प्लस 0.4771 करोगे तो आपको 5.22 जितना आंसर मिलेगा। तो उसकी पीएच क्या आएगी? 5.22। बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको ऐसे लगेगा कि सर ये आप डायरेक्टली कहाँ से लाए, तो आपको बेसिक तरीके से भी समझ सकते हो। पहले 3 ग्राम एसिटिक एसिड है, 500 ml बना दिया है, तो उसके आप मोलारिटी फाइंड करके उसके मोल फाइंड करो। समझ में आया ना? M1V1 करके M2V2 करके, वो अभी मोल तो वॉल्यूम कितना भी चेंज हो, मोल तो चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? वॉल्यूम चेंज हो तो फिर मोल चेंज होगा? नहीं होगा, मोल तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए मोल फाइंड करना सीखो। तो अभी ये 500 ml बनाया, ये दोनों को मिक्स करके 500 ml बनाया, तो इसके मिली मोल कितने निकले? तो इसके मिली मोल 1 निकले। फिर एसिडिक एसिड के कितने मिली मोल निकले? तो वो 2 मिली मोल निकले, वो हमने फाइंड कर दिया। अभी दोनों के 20 ml में ये फाइंड किया है, क्योंकि 500 ml में से क्या 20 ml लिया है, इसलिए लिया है 20 ml। अभी 20 ml में NaOH डालते हैं, तो अभी NaOH तो पहले HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो अभी उसके भी मिलीमोल फाइंड कर दिए। अभी देखो मिलीमोल किसके कंप्लीट हो जाएंगे? HCl ख़त्म हो गया, अभी भी बचा 1.5, तो फिर वो CH3COOH के साथ रिएक्ट करेगा। तो अभी इधर CH3COOH बचेगा, इधर CH3COONA बचेगा। क्लियर? तो वो तो हो गया एक बफर। क्लियर? तो उसे क्या कहते हैं? बफर। तो एसिडिक बफर कहते हैं। तो उसके लिए पीएच का फॉर्मूला हमारे पास है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं 5.22 आएगा इसका। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था एंड इम्पॉर्टेंट है, इसे आप कह सकते हो क्लास क्वेश्चन। क्लियर? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने का तरीका समझो आप, ठीक है, तो बहुत आसान रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 23rd। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन NaCl K2Cr2 एंड H2SO4 A प्लस साइड प्रोडक्ट। जो A आएगा उसका ही NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो B मिलेगा, एंड B जो आएगा उसका H2SO4 H2O2 C। ओके
ओके चलिए सोचिए K2Cr27 आपको पता है, तो हमेशा याद रखना बच्चों। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। NaCl जब भी होता है वो जब भी K2Cr2O7 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तब जाके हमेशा याद रखना रेड वेपर मिलता है। क्या मिलता है? रेड वेपर। एंड जो रेड वेपर किसका होता है? क्रोमाइल क्लोराइड का होता है। हमेशा याद रखना किसका होता है? क्रोमाइल क्लोराइड, एंड जिसे बोलते हैं CrO2Cl2। तो ये क्या मिला आपको? CrO2Cl2, ये आपका ये मिला। अभी ए का NaOH के साथ रिएक्शन करते हो, अगर इसका भी NaOH के साथ अभी आगे रिएक्शन कर दे, क्लियर, तो सोडियम क्रोमेट मिलता है Na2CrO4। ये सारी रिएक्शन आपको दी गई है DF में, तो ये क्या होता है? सोडियम क्रोमेट मिलता है, एंड वो येलो कलर का होता है, आपको पता है सोडियम क्रोमेट। अभी दो रिएजेंट है, H2SO4 भी है, H2O2 भी है। तो भाई पहले आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको क्या होगा भाई? आपको पता है एसिड डाला तो फिर वो क्या हो जाएगा? डाइक्रोमेट हो जाएगा, तो Na2Cr2O7 बन जाएगा। उसका कलर क्या आता है? उसका कलर आपको पता है ऑरेंज कलर होता है, तो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जब भी आप H2O2 डालते हो बच्चों, H2O2 डालते हो तो क्या होता है? तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है एंड वो बनाता है CrO5। क्या बनाता है? CrO5। तो ये आपका क्या मिला? CrO2Cl2। ओके क्लियर। अभी ए ने NaOH के साथ रिएक्शन किया तो B मिला, तो Na2CrO4। इट मीन्स ए आपका क्या मिलेगा? CrO2Cl2। B क्या मिलेगा? Na2CrO4, एंड तीसरा मिलेगा CrO5। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये तीनों लिखना पड़ेगा। ये भी आप कह सकते हो आपने याद रखे हैं सारे रिएक्शंस, तो ये आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ध्यान रखना। ओके अभी देखते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा FH नॉट, क्लियर, ऑफ इथेन इन किलोजूल पर मोल इफ़, ये डेल्टा FH नॉट फाइंड करना है ऑफ इथेन इन किलोजूल पर मोल इफ़ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, हाइड्रोजन एंड ग्रेफाइट दिया गया है -1560 -3 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। बहुत आसान क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठीक है, ओके अंडरस्टूड। तो आपको डेल्टा CH नॉट दिया गया है, 298 केल्विन दिया गया है इधर, 298 केल्विन। ठीक है, तो CH नॉट इथेन के लिए, C2H6 के लिए -1560 दिया है। डेल्टा CH नॉट हाइड्रोजन के लिए कितना दिया है? ये वैल्यूज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, -286 किलो जूल पर मोल दिया है। एंड ग्रेफाइट के लिए बहुत ध्यान से देख लेना, ग्रेफाइट के लिए आपको दिया गया है -393.5। तो आपको फाइंड करना है फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो सिंपल है यार, सिंपल है। तो आप C2H6 है उसका O2 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? CO2 + H2 मिलने वाला है। बैलेंस करो, C2 तो 2, H6 तो 3, तो इधर क्या मिलेगा? 3.5 डबल कर दो इसको तो 2C2H6 + 7O2 gives 4CO2 + 6H2O। अभी इसके लिए आपको डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी फाइंड करना है, तो डेल्टा FH = क्या आएगा? 4 × डेल्टा FH CO2 + 6 × डेल्टा FH H2O -2 × बराबर क्या आएगा? CH जो भी है आपको दिया है C2H6 का तो फाइंड करना है आपको, एंड 7O2, तो डेल्टा O2 तो आपके पास है। तो डेल्टा FH नॉट आपको दिया गया है। भाई ये वैल्यू एक गलत है, ये वैल्यू रुको मैं आपको अभी बता देता हूँ इसका रियल वैल्यू क्या है, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी गलत प्रिंट हो चुका है। क्लियर, तो एक ही मिनट रुकिए।
मैं आपको देख के बता देता हूँ। ओके, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, चलिए मैं इधर लिख ही देता हूँ। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है इजी, बट वैल्यू में थोड़ा गलती था। डेल्टा एफ एच नॉट 298 of ethane in kilojoule heat of combustion of ethane, hydrogen and graphite. ethane, हाइड्रोजन एंड ग्रेफाइट रिस्पेक्टिवली, तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही दिया है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं। तो C2H6 के लिए रिएक्शन फिर से लिखते हैं, इधर लिखते हैं 3.5 O2 gives 2 CO2 प्लस 3H2O। इसके लिए कंबशन एंथैल्पी दिया गया है -1560। अभी हाइड्रोजन का भी कंबशन एंथैल्पी दिया गया है, ये सबकी कंबशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन का भी दिया गया है। क्लियर, एंड हाइड्रोजन का ही वैल्यू है, कोई वैल्यू मिसमैच नहीं हुआ है, उन्होंने ऐसा ही वैल्यू दिया है। ठीक है बच्चों, क्लियर, तो टेंशन मत लेना, उन्होंने ऐसा ही वैल्यू दिया है। ओके, अभी H2 प्लस हाफ O2 है, उधर क्या देगा, H2O देगा, उसके लिए कंबशन एंथैल्पी देखोगे तो क्या मिलेगा, -393.5 दिया है। फिर तीसरा है कार्बन ग्रेफाइट, उसके साथ भी O2 CO2 है, तो उसके लिए कंबशन एंथैल्पी कितना दिया है देख लेते हैं, -286, तो -286 दिया है। ओके, तो क्या मैं इसको, ये कंबशन एंथैल्पी जो है इन दोनों को, क्या मैं डेल्टा FHH2O कह सकता हूँ, एंड क्या मैं इसको डेल्टा FHCO2 कह सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कंबशन एंथैल्पी इज इक्वल टू HP माइनस HR करोगे तो ये HCO2 माइनस HC प्लस HO2, तो CnO2 तो स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट, तो इट मीन्स जो भी वैल्यू आएगी वो CO2 की आएगी, फॉर्मेशन एंथैल्पी -286 बनेगा। तो इसे कह सकता हूँ, ऐसे ही देखो तो H2O2 दोनों ज़ीरो आएंगे, तो ये जो वैल्यू है यही बनेगी। अभी ये जो फॉर्मूला बनाया हमने, ये जो फॉर्मूला बनाया उसमें C2H6 को फाइंड करना है। ओके, तो इसमें जो आगे किया था वो ही करेंगे इधर। ठीक है, तो फिर अभी ये जो है C2H6 फाइंड करना है हमें, हमने इधर डबल कर दिया, डबल ना कर तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अभी ये जो है हमारे पास वैल्यूज़ है H2O की, ये भी CO2 की वैल्यू है, ये भी वैल्यू हमारे पास दिया गया है। ठीक है, डेल्टा CH0 दिया गया है, तो ये सारी वैल्यू, चलो इधर फिर से एक बार कर लोगे ना, ये तो इजी है, चलो फिर से करा देते हैं। चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2 × 3HH2O माइनस HC2H6 प्लस 3.5HO2। क्लियर, तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये दिया गया है, ये दिया है -1560, 2 × HCO2, तो 2 × CO2 का कितना है -286 प्लस 3 × H2O का कितना है -393.5 एंड -HC2H6। इसको सॉल्व करना है, आप जैसे ही सॉल्व करोगे इसको तो आपको उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके, एंड वो मिलती है 192.5 किलोजूल पर मोल। क्लियर, क्या मिलता है 192.5 किलोजूल पर मोल डेल्टा FH0 ऑफ इथेन। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप आराम से। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि भाई एस्पार्टेम दिया गया है, द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन्स प्रेजेंट इन एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जनरली स्ट्रक्चर आप कितने याद रखोगे, आपने देखा आगे भी एक क्वेश्चन आ गया ड्रग के स्ट्रक्चर के ऊपर से। क्लियर, तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, तो आप बहुत ही ध्यान रखना उसे। क्लियर, तभी आप देख सकते हो ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है। तो इन शॉर्ट अभी ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है। इन शॉर्ट आप अभी जो लोग अभी इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं JEE के, ठीक है, तो उनको तो कंपलसरी ये सारे स्ट्रक्चर्स आप याद कर लो, आ सकते हैं। ओके, डिफ़िकल्ट है याद रखना,
ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा क्योंकि एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर ही नहीं पता हो गया, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। फिर भी इसने लिखा होगा वेरी गुड। अभी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स फाइंड करने हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज, तो sp2 के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रुप क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जो कार्बन दूसरे 3 एलिमेंट के साथ अटैच हो, या तो फिर शॉर्ट ट्रिक क्या था, डबल बॉन्ड जिसके पास हो। तो ये हो गया sp2, ये हो गया sp2, ये हो गया sp2 एंड ये भी sp2। ये भी आपको पता है बेंजीन के हर एक कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि इधर अंदर क्या होता है, चलो अंदर डबल बॉन्ड होता है ना ऐसे, तो हर एक के पास डबल बॉन्ड है। क्लियर। तो अगर आप देखो तो फिर ये 6 और ये 3, तो आंसर आया क्या, 9। कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं, 9। तो कंपेरेटिवली पेपर आप कह सकते हो शिफ्ट 1 से थोड़ा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा टफ भी था, ऐसे क्वेश्चंस भी थे बच्चों इसके अंदर। क्या आपको समझ में आ गया, इज़ इट क्लियर टू यू? मुझे बताइए क्या आपको समझ में आ गया। मैंने इसमें तो बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, हर एक क्वेश्चन के डेप्थ तक हम गए हैं। तो आपको अभी अगर आप इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। प्लस बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बन जाता है, वो बन जाता है कि आपको हमेशा जो ऑर्गेनिक आपको आगे लेके जाएगा, प्लस आपको इनऑर्गेनिक में आपको तकलीफ़ हो सकती है, याद रखना पड़ेगा। फिज़िकल में मेरे हिसाब से उतना डाउट, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इट मीन्स आप अभी अगर जो प्रिपेयर कर रहे हो जुलाई के लिए, ओके क्लियर, इस साल लेट है, तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो आपको क्या होगा, तो आप आराम से उसे कर सकते हो, क्योंकि वो करना भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्लियर, ओके, समझ में आ गया आपको मैंने जो भी सिखाया वो? प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट? Okay, thank you so much everyone. Please take care, stay home and stay safe and preparation जारी रखना मेरे साथ। Thank you all of you, Simplified Chemistry की ओर से।